नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम संख्या पद्धति का भाग 2 जो अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा की कॉम्पिटेंसी है गणित व ज्यामिति। हम अपरिमेय संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग गणित व ज्यामिति में करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 2πr। तो यहां पर हम अपरिमेय संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते। क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p व q मेरे पूर्णांक हैं और q मेरा 0 के बराबर नहीं है। वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप उदाहरण की बात करें तो √2, √3 और √5, इन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे ही देखिए पाई हो गया और आपका e हो गया। तीसरा उदाहरण है आपका अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। अब अनवसानी अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होता है, जिनमें p में q का भाग नहीं जाता, p में q का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है, और आपका शेषफल भी 0 नहीं आता, शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है, और ये संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव के बाद अनंत तक जाती हैं और इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती। तो क्या बताएंगे? इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, नहीं। ठीक है, तो क्या हो गई? अनवसानी अनावर्ती संख्याएं जिनमें p में q का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा और शेषफल 0 आपका नहीं आएगा और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अगर हम अनवसानी संख्याओं के उदाहरण लें तो उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए 1.01 001 0001 0001। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दशमलव के बाद संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, तो ये कैसी संख्याएं हो गई? अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। और ये संख्याएं किसके उदाहरण आती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करें। आपको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। पहला देखिए आप √25। अब √25 को मैं लिख सकता हूं 5। ये मत सोचना कि अपरिमेय संख्याओं में हमेशा अंडर रूट आता है। हमने क्या बताया? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय होती है। √25 का मतलब 5 और 5 को लिख सकता हूं मैं 5/1। तो ये कैसी हो गई? पहली संख्या आपकी हो गई परिमेय। √25 कैसी हो गई आपकी? परिमेय। दूसरा देखिए 1.67814। आपको क्या चेक करना है? देखिए क्या पुनरावृत्ति हो रही है? 67814 पुनरावृत्ति नहीं हो रही। दशमलव के बाद संख्याएं आपकी अनंत तक जा रही है। तो बताओ कौन सा होगा? अनवसानी अनावर्ती होगा कि अनवसानी आवर्ती होगा? अनवसानी अनावर्ती में आपकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और अनवसानी आवर्ती में पुनरावृत्ति होती है। तो ये आ गया आपका कौन सा? अनवसानी अनावर्ती। और अनवसानी अनावर्ती है कौन सा हो गया? ये आपका अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, और अनवसानी अनावर्ती है तो कैसी संख्या हो जाएगी आपकी? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा देखिए इसका उदाहरण 0.7474। देखिए पुनरावृत्ति हो गई और संख्याएं कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो अगर पुनरावृत्ति हो रही है और संख्याएं जा रही है अनंत तक तो कैसा होगा आपका? अनवसानी आवर्ती, जिसे हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती है तो संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। ठीक है, चौथा देखिए 6.4237। दशमलव के बाद संख्याएं अनंत तक नहीं जा रही है। ठीक है, पहले ही क्या हो गई? संख्याएं खत्म हो गई है और संख्याएं दशमलव के बाद अगर अनंत तक नहीं जा रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 आया
और शेषफल 0 है तो संख्या कैसी हुई? शांत दशमलव। और शांत दशमलव हुई, इसका मतलब कैसी संख्या हो गई आपकी? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? शांत दशमलव मतलब परिमेय, और अशांत आवर्ती तो भी परिमेय, और अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? अब हम ये पढ़ेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। तो देखिए, उसका एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि 3 उदाहरण है। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करें। ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल आराम से समझेंगे कि √2 का हमें स्थान को निर्धारण करना है संख्या रेखा पर, और वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो √2 का मान होगा वो किससे लेके किसके बीच में होगा। देखिए, हम जानते हैं √1 का मान होता है 1, ठीक है, और √4 का जो मान होता है वो होता है 2। तो जो हमारा √2 है वो मेरा √1 और √4 के मध्य है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? 1 व 2 के बीच में। तो √2 किसके बीच में हो गया? 1 व 2 के बीच में। ठीक है, √2 हो गया 1 व 2 के बीच में। अब आप देखिए कैसे करेंगे। ये आपने संख्या रेखा बनाई, ठीक है, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया -1। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपको इसमें बताना है कि √2 कहां पे आएगा। हमें पता है, हमने पढ़ा, हमें समझ लिया कि 1 व 2 के मध्य आने वाला है, तो 1 व 2 के बीच में आएगा, लेकिन कहां आएगा? तो देखिए क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, सारे बच्चे आराम से सुनेंगे। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो 1 व 2 के मध्य है, 1 व 2 के मध्य है, तो देखिए क्या करो, आप यहां पर रखो अपना चांदा। चांदा होता है, उसको आपने इस पे रख लिया 1 पर। ठीक है, अब चांदे को 1 पे रखा और 90 डिग्री का कोण बनाया। चांदे पे रखा 1 पर और 90 डिग्री का कोण, मान के चलिए यहां पे 90 डिग्री का आया। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इस पे एक लंब डाल दीजिए। हमने ये लंब डाल दिया इस पे। ठीक है, चांदे को रखा 1 पर और 90 डिग्री का कोण अंकित किया और उस पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, पहला समझ में आ गया चरण क्या किया है। पहला देखिए, ये 1 से लेके 2 के बीच में था, तो 1 पर हमने क्या रखा? चांदा रखा, 90 डिग्री का कोण अंकित किया और उसको लंब डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार की सहायता से 0 से लेके 1। अब देखिए 0 से लेके 1, ये कितने इकाई हो गए? ये आपकी 1 इकाई हो गए। ठीक है, ये आपकी कितनी इकाई हो गई? 1 इकाई हो गई। तो इस 1 इकाई का चाप हमने लिया प्रकार का। ठीक है, प्रकार में चाप लिया 1 इकाई का, और उस चाप को यहां पे रख के हमने यहां पे काट दिया। ठीक है, क्या किया हमने? 0 से 1 का हमने चाप लिया प्रकार में और इसको 1 पे रखे यहां से काट दिया। तो देखिए, मान के चलिए हमने ये काट दिया। ठीक है, काट दिया ये। उसके बाद क्या करेंगे, इस 0 से लेके यहां पे जहां पे कटा है आपका, उसको आप मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया उसको। ठीक है, देखिए दोबारा हमने अब तक स्टेप्स किए हैं। पहले चरण में क्या किया, 1 पर चांदा रखा, 90 डिग्री का कोण अंकित किया और लंब डाल दिया। दूसरे में क्या किया, 0 से लेके 1 तक 1 इकाई का हमने चाप लिया प्रकार में और यहां पे काट दिया और फिर इसको मिला दिया। ठीक है, ये आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया और ये आपका सी बिंदु हो गया। देखिए इसकी दूरी कितनी है? 1। इसकी दूरी कितनी है? 1। तो बताओ कौन सा त्रिभुज है ये आपका क्या लगेगा? यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा है क्या? समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, और कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं हम पाइथागोरस प्रमेय? एबीसी में। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, और क्या होती है बच्चों? प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई पाइथागोरस। तो लगा दीजिए, देखो कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो गया एसी। भाई 90 डिग्री के कोण के जो सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया आपका एसी।
AC का स्क्वायर। लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया AB, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए आपका कर्ण कितना आ जाएगा, BC कितना है आपके पास, देखिए BC है आपके पास 1 इकाई। भाई हमने 1 इकाई का चाप लिया था, तो ये दूरी हो गई 1, ये दूरी हो गई 1, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, AC स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1, तो AC स्क्वायर बराबर 2, तो AC बराबर √2। ठीक है, AC कितना आ गया, √2। अब आप देखिए AC की दूरी हो गई √2 और हमें संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करना था, √2 को। तो कैसे करूं, देखो मैं, अगर मैं ये AC दूरी का चाप लू प्रकार में, जैसे ये माप ले लू मैं, A से लेके C तक की प्रकार में मैंने माप ली और उस माप को 0 पर रखकर घुमा दिया। क्या किया बच्चों, मैंने AC दूरी का माप लिया चाप पर, मैंने प्रकार में AC दूरी की चाप ली और उसको A पे रखकर घुमा दिया। उससे क्या फायदा होगा, देखो A पर कौन सा बिंदु है, 0। ठीक है, तो 0 से अगर मैं जितनी भी दूरी पर चाप लेकर इसको काटूंगा तो वही तो मेरा बिंदु होगा। तो देखिए मैंने AC दूरी का चाप लिया, A बिंदु पर प्रकार रखा और इसको क्या कर दिया, मैंने काट दिया। तो जहां पे ये कटेगा, कहां पे कट रहा है, यहां पर, तो यहीं पर मेरा क्या होगा, यहीं पर मेरा √2 होगा। क्या होगा, जहां पे ये कटेगा वहीं पर मेरा √2 होगा। दोबारा देखिए, समझो, देखो मैंने क्या क्या किया है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखा कि जो √2 है वो मेरा किन किन के बीच में है, वो मेरा 1 व 2 के बीच में है, 1 व 2 के बीच। ठीक है, √2 किसके बीच में हो गया, 1 व 2 के बीच। तो फिर मैंने क्या किया, 1 पे रखा चांदा, 90 डिग्री का कोण अंकित किया और उस पर डाल दिया एक लंब। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि 0 से लेके 1 तक प्रकार में माप लिया, इसको चाप लिया, यहां से चाप लेने के बाद में इसको क्या कर दिया, 1 पर रखकर काट दिया, जिससे क्या हुई, ये दूरी हो गई 1 इकाई, ये दूरी कितनी हो गई, 1 इकाई। फिर AC को मिला दिया और फिर लगा दिया हमने यहाँ पे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस लगाने के बाद हमारा AC आ गया √2, तो AC आ गया हमारा √2। अब देखिए, अगर मैं ये चाप को लूं प्रकार की सहायता से और A पर रखकर अगर चाप घुमा दूं, प्रकार घुमा दूं अगर मैं A पे रख के, तो ये जो बिंदु आएगा वो कितनी दूरी पर आएगा, वो मेरा √2 दूरी पर आएगा। तो इसका मतलब ये बिंदु कौन सा हो गया, √2। तो ये हमने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया। सबको समझ में आया, बहुत आसान तरीका है ये। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करें। अब √3 का कैसे करेंगे, देखो जैसे √2 का किया है वैसे ही थोड़ा √3 का करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए √3 किस किस के मध्य है, √1 का वैल्यू 1, √4 का 2, तो इसका मतलब 1 व 2 के बीच। ठीक है, तो ये भी किस किस के बीच हो गया, 1 व 2 के बीच। तो देखिए आप, ये हमारा हो गया संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2, इस तरह से, ये -1। ठीक है, ये 3 और ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 1 व 2 के बीच है, तो चांदे को कहां पे रखूंगा, चांदे को बताओ, 0 पे रखूंगा कि 1 पे रखूंगा कि 2 पे रखूंगा। देखिए 1 से 2 के मध्य है, तो चांदे को रखा 1 पर। फिर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण अंकित करना है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण अंकित कर दिया। उसके बाद लंब खींचना है, ये लंब हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब इसका क्या देखिए, अगला स्टेप क्या है, लंब खींचने के बाद 1 इकाई हमें प्रकार में चाप लेना है, 0 से लेके 1 तक का इतना चाप का माप लिया यहां से और वो चाप ले लिया, उस चाप को 1 पर रखकर यहाँ पे काट दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 0 को यहां से मिला देते हैं। ठीक है, 0 को यहां से मिला दिया, तो अब मुझे बताओ, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा C। तो त्रिभुज ABC में लग जाएगा पाइथागोरस। ठीक है, जैसा पिछला किया था सेम वैसे ही त्रिभुज ABC में पाइथागोरस। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय,
सेम देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और ठीक है, ये हो गया आपका इसका BC का स्क्वायर और ये हो गया आपका AB का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ गया आपका 2 और AC हो गया आपका √2। ठीक है, यहां तक सेम जैसा पिछला किया था, ये हो गया आपका √2। ठीक है बच्चों, अब ये आपका √2 हो गया। अब आप कहोगे सर निकालना तो हमें √3 है, तो √2 थोड़ी ना निकालना है जो हम इसका चाप खींच देंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें इसमें और काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो और काम क्या है, देखो सेम जैसा प्रोसेस हम पहले कर रहे हैं वही प्रक्रिया हमें बाद में करनी है। क्या, देखो चांदा रखना है, 90 डिग्री का कोण मापना है और लंब डालना है। तो देखिए पहले हमने यहां पे रखा था चांदा, अब कहां रखेंगे, अब रखेंगे हम C पर। अब हम कहां रखेंगे, C पर। तो C पर अपना चांदा रखें और यहां से 90 डिग्री का ये कोण मापे। ठीक है, क्या किया आपने, C पर चांदा रखा और 90 डिग्री का कोण माप दिया। अब ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब देखिए 90 डिग्री का कोण मापने के बाद क्या प्रक्रिया है, एक इकाई का हम क्या लेते हैं, प्रकार में चाप लेते हैं। तो वही एक इकाई का प्रकार में चाप लिया, यहां पर प्रकार रखा और यहां पे इसको घुमा दिया। ठीक है, क्या करेंगे, वही चाप लेंगे और वहां से इसको घुमा देंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक इकाई का लिया जाए कि √2 इकाई का लिया जाए, बताओ। अरे लेना एक ही इकाई का है। ठीक है, जो चाप लेंगे वो हमेशा एक इकाई का ही लेना है। तो देखिए यहां से इसको एक इकाई का चाप लिया और यहां पे रखा और ये हमने इसको काट दिया, काट दिया बिल्कुल। तो देखिए ये एक इकाई हो गई, यहां से इसको मिला दिया। तो अब देखिए ये एक इकाई और ये वाला कितना इकाई का है, एक इकाई का, और इसको नाम धर देते हैं हम D। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण। और अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो जो AD भुजा है वो क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो देखिए अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ACD में। तो देखिए त्रिभुज ACD में, ठीक है, पाइथागोरस लगा दो। तो देखिए त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए पाइथागोरस लग जाएगा हमारा AD स्क्वायर। ठीक है, कर्ण AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर कितना, बराबर देखिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया CD लंब और AC हो गया आधार। तो CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, AD स्क्वायर आपका हो गया। CD कितना है, देखिए C से लेके D तो है एक इकाई, लेकिन A से लेके C कितना है, √2। तो देखिए CD हो गया आपका एक इकाई और AC हो गया आपका √2 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 2। तो AD स्क्वायर बराबर 3। तो AD बराबर कितना आ गया, √3। कितना आ गया बच्चों, AD बराबर √3। तो ये जो AD की दूरी थी ये आ गई हमारी √3। अब देखिए करना क्या है, जैसे ही √3 वाली दूरी आई प्रकार में इसको चाप करो, A से लेके D तक मापो, मापने के बाद यहां पे 0 पर आपने प्रकार रखा और यहां से इसको ऐसे की ऐसे घुमा दिया। तो इतनी दूरी का आपने चाप लिया A से लेके D तक का √3 का, यहां पे प्रकार रखा और इसको ऐसे की ऐसे यहां पे घुमा दो। तो देखिए ये आपका ऐसे घूमेगा और ये आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां से चाप करके इस तरह से, और ये जो दूरी आएगी ये बिंदु कौन सा आ जाएगा बताओ, चाप कितने का माना है, √3 का। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, √3। तो ये जो बिंदु आया वही हमारा कितना आया, √3 आया। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला तरीका। देखिए करा क्या है हमने, कुछ भी नहीं किया है, बहुत नॉर्मल चीजें करी हैं। देखो सबसे पहले तो 1 व 2 के मध्य है। ठीक है, 1 व 2 के मध्य है, तो 1 पर रखा चांदा, 90 डिग्री माना, एक इकाई का प्रकार काटा,
प्रकार काटने के बाद ये हो गई आपकी एक इकाई, ये हो गई एक इकाई, और AC को मिला दिया। AC मिलाने के बाद हमने इसमें पाइथागोरस लगाया, यहां से हमारे पास AC का माप आ गया। AC कितना आया? √2। हमें निकालना था √3, तो हमने क्या किया, C पर रखा चांदा, इसको 90 डिग्री का कोण मापा और वहां से दोबारा लंब डाल दिया। फिर यहां से वही एक इकाई यूनिट पर कट किया और जो आया उसको A से मिला दिया। फिर AD सीड में हमने पाइथागोरस लगा दिया और AD हमारा कितना हो गया? √3 हो गया। फिर √3 का चाप लेना है और A से घुमा देना है, तो जो बिंदु आएगा वो हमारा √3 आएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ये √3 कैसे आया? ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नावली 1.2। अब देखिए, अब प्रश्नावली 1.2 में क्या है? पहला क्वेश्चन, सत्यासत्य बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें आपका परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। हमने पढ़ा था ना कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें आपकी परिमेय भी आती है और आपकी अपरिमेय भी आती है। तो जब आपकी वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आ रही है और अपरिमेय भी आ रही है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होगी। तो पहला क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए इसका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का होता है जहां पर एक m प्राकृत संख्या है? हम कह रहे हैं कि हमने जो संख्या रेखा बनाई है, अब इस संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु हम लें तो क्या ये बिंदु हमेशा √m के रूप का होगा? क्या ये सत्य है कि असत्य है? अब आप देखिए, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आता है और माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं संख्या रेखा पर -2 ले लूं, ठीक है, तो क्या इस -2 को मैं √m के रूप का लिख सकता हूं? क्या मैं इस -2 को अंडर के रूप में लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं √-2? क्या है? √-2 मैं नहीं लिख सकता। लेकिन यहां पे जो आपका m का कंडीशन है उसको क्या बोला है? प्राकृत संख्या बोला है। m को क्या बोला है? प्राकृत संख्या बोला है। इसका मतलब हम ऋणात्मक वाले और 0 नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, अगर इन्होंने यहां पर प्राकृत संख्या नहीं बोला होता तब तो हम बिल्कुल ही नहीं ले सकते थे अंडर के अंदर माइनस। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला है प्राकृत संख्याएं, तो देखिए जैसे ही प्राकृत बोल दिया, अब एक काम करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, धनात्मक वालों को उठा लो, प्राकृत संख्याओं को। अब प्रत्येक कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो देखिए, क्या 2 भी मेरा √m के रूप का होगा? क्या 3 भी मेरा √m के रूप का होगा? क्या 4 भी मेरा √m के रूप का होगा? तो देखिए, 2 को मैं लिख सकता हूं √4, ये हो गया। 1 को लिख सकता हूं √1, ये भी हो गया। लेकिन क्या मैं 3 को अंडर के फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं 3 को √9 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 को लिख दिया मैंने √9। ऐसे ही देखो, 4 को लिख दिया मैंने √16, लिख दिया 4 को भी। और देखिए, √m के रूप का लिखना है प्रत्येक बिंदु को। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को √m के रूप का। और देखिए, 5 को लिख दिया √25। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, 4 को लिख दिया। ये सारे धनात्मक वालों को तो हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक वालों का क्या करें? धनात्मक वाले तो आ गए, अब ऋणात्मक वाले क्या करें? हमने कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, माइनस वाले कहां चले गए? फिर माइनस वालों को तो लिख ही नहीं सकते, और अगर हम माइनस वालों को नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये कैसा हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्याएं √m के रूप के नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं -2 को हम √m के रूप का नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, हो गया सत्य आपका। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अगला देखिए। अब आप, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है
कि जो वास्तविक संख्या होती हैं उसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैं कोई सी भी वास्तविक संख्या लूं, मैंने ले लिया 2/5, 2/5 वास्तविक संख्या है, परंतु क्या ये अपरिमेय संख्या है? p बटा q के रूप में लिख पा रहा हूं, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका? असत्य। ठीक है भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, अगला देखिए अब आप क्वेश्चन 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या बोला है? देखो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए √2, √1, √3, √4, √5, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय, अपरिमेय, लेकिन ये होता है आपका 2 के बराबर, और ये कितना हो गया आपका? परिमेय। तो ये कैसा हो गया आपका? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। तो हम कह सकते हैं नहीं होते। ठीक है, और उदाहरण आ गया आपका ये वाला। ठीक है, 2 हो गया, √4 का मान 2 हो गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जैसा हमने √2 के लिए किया है, सेम वैसा ही √5 के लिए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला चरण, √5 हमारा किन दो संख्याओं के बीच में आता है, वो कैसे निकालेंगे? देखिए, √4 का मान होता है 2 और √9 का मान होता है 3। ठीक है, और जो हमारा √5 है वो इनके बीच में आता है। ठीक है, तो अतः √5 किन किन के बीच में आएगा? 2 व 3 के मध्य। ठीक है, √5 आ गया 2 व 3 के मध्य। तो देखिए संख्या रेखा बनाओ, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है, -1। देखिए अब क्या करना है, अब आप सब मुझे बताओ कि चांदे को कहां रखूंगा। भाई पहला चरण क्या है? चांदे को रख के 90 डिग्री का कोण अंकित, लेकिन कहां रखूं बताओ? 0 पे रखूं, 1 पे रखूं, 2 पे रखूं कि 3 पे रखूं? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 पे रखा था, √2 वाले में हमने 1 पे रखा था, लेकिन इस वाले पे 1 पे नहीं रखेंगे। क्यों? देखो पिछले वाले में जो √2 वाला क्वेश्चन किया था उसमें 1 व 2 के मध्य संख्या थी, और यहां पर 2 व 3 के मध्य है। तो जब 2 व 3 के मध्य संख्या है तो हम 2 पर रखेंगे चांदे को। 2 पर रखा चांदा, यहां से क्या कर दिया? 90 डिग्री का कोण अंकित कर दिया, और ये यहां पे लंब डाल दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर वही 1 इकाई मानेंगे, 0 से 1। भाई चांदे में सॉरी प्रकार में 1 इकाई रखेंगे माप, और 1 इकाई का यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, और फिर 0 से इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए पिछले वाले में भी 0 से बिंदु को मिलाया था, 1 इकाई का चाप लेके उसको काटा था। तो देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये हो गया C। ये दूरी हो गई आपकी 1 इकाई, ये दूरी हो गई आपकी 2 इकाई। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा? देखो पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा आपका कर्ण हो गया आपका AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बताओ देखो AB का मान कितना है? AB का मान है 2, भाई 1 और 2, तो AB का मान हो गया आपका 2, और BC का मान कितना हो गया? BC का मान हो गया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1, तो AC स्क्वायर बराबर 5, तो AC बराबर √5। अब देखिए AC का मान कितना आ गया? AC का मान आ गया √5, और क्या तरीका बताया था
कि जितना का भी मान आया है AC का उसको प्रकार में मापिए। तो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है उसको प्रकार में हमने मापा और A बिंदु पे रख के चाप को यहां से घुमा दिया। तो जैसे ही हम इस दूरी का चाप घुमाएंगे ये ऐसे कटेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमने इस दूरी का चाप लिया तो कैसे कट गया वो, ये आपका ऐसे कट गया। और ये जो बिंदु आया है इस बिंदु पर आपका कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर आपका √5 आ गया। ठीक है, इसको और सही कर लो थोड़ा। तो ये आपका आ गया √5। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपका √5 आ गया यहां पर। ठीक है, कैसे आया देखो, वही जैसे √2 किया था, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण अंकित करा, चांदे को रखा 2 पर, 90 डिग्री का कोण अंकित किया, 1 इकाई का चाप लेके यहाँ पे काट दिया, जिससे ये दूरी हो गई 1 इकाई। फिर क्या किया, A से लेके C को मिला दिया। ठीक है, और फिर ABC में पाइथागोरस लगा दिया, AC √5 आ गया। फिर इसको प्रकार की सहायता से मापा और A पर रखकर चाप काट दिया। तो ये बिंदु कितना आ गया, √5। तो इसी तरह से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका हो गया एक्सरसाइज ये खत्म। ठीक है, तो देखिए हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। हमने इस अध्याय में अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित किया कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P व Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करी। ठीक है, हमने बताया कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी अपरिमेय होती है। अपरिमेय में आपकी अनवसानी आवर्ती नहीं आती है भाई, अपरिमेय होगा तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, और पुनरावृत्ति नहीं होगी दैट मीन्स अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अपरिमेय में आपकी अशांत अनावर्ती आती है और परिमेय में आपकी अशांत आवर्ती आती है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि संख्या रेखा पर हम √2 को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, चांदा लेंगे, 90 डिग्री का कोण अंकित करेंगे, प्रकार की सहायता से 1 इकाई काटेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस, और इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। इसी तरह हमने √3 को भी किया, इसी तरह हमने √5 को भी किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसके मूल्यांकन के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। एक क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए पहला है √16। √16 को मैं लिख सकता हूं 4, और अगर 4 लिख दिया तो ये मेरी परिमेय हो गई। ठीक है, तो ये हमारी अपरिमेय नहीं है। दूसरा देखिए 12/3, √12/3 मतलब √4, और √4 मतलब 2, और 2 कैसी है, परिमेय संख्या। अब देखिए √12, √12 परिमेय है कि अपरिमेय है, √12 मेरी अपरिमेय संख्या है। और √100 को लिख सकता हूं मैं √10 गुणा 10, तो ये कैसी हो गई, परिमेय, और ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो गई मेरी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखिए कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। देखिए पाई परिमेय होती है कि अपरिमेय, पाई होती है अपरिमेय। और देखिए √16 का मतलब 4, तो ये हो गई हमारी परिमेय। ठीक है, ये हो गई हमारी अपरिमेय। इसमें देखिए 1.231245 संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ये अनंत तक जा रही है, तो ये वाली भी कैसी हो गई, अपरिमेय। और इसमें देखिए 2 + √3, तो ये भी हो गई आपकी अपरिमेय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला देखिए, अब क्या कोई संख्या कभी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो देखो हमने पढ़ा था कि या तो संख्या परिमेय हो सकती है या अपरिमेय, क्योंकि परिमेय की परिभाषा में P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय में
p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। इसका मतलब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल नहीं लिख सकते, मतलब कि होती ही नहीं है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये जो भाग है अपरिमेय संख्याओं का, ये होता है खत्म। ठीक है, इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। तो आज की कक्षा हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।